किसी भी इम्तिहान को पास करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम सबसे पहले एनालिसिस कर लें कि पिछले सालों में इस इम्तिहान में कैसे सवालात पूछे गए हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं MM अली आप लोगों के लिए ये वीडियो सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ताकि हम लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि सीटेट में किस लेवल के क्वेश्चन और कैसे कैसे सवालात पूछे जाते हैं। तो आज की अपने इस वीडियो में हम लोग सीटेट सन 2013 उर्दू के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी और अंग्रेज़ी में करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक पैसेज दिख रहा होगा। पैसेज से रिलेट कुछ सवालात है जिनका जवाब हमें पैसेज पढ़ के देना है, और फिर आगे आपको पेडागोजी के भी कुछ सवाल दिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आखिर में पैसेज से रिलेटेड सवालों को हल करेंगे। पहला सवाल ये है कि हर सेशन के आखिर में टीचर सुनने की समझ, फहम की जांच, लिखने बोलने पढ़ने का टेस्ट लेता है। यानी कि टीचर पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद क्या करता है, सुनने का टेस्ट लेता है, लिखने बोलने और पढ़ने का टेस्ट लेता है। तो इस अंदाज़े कद्र का, इस मूल्यांकन का, इस इवेल्युएशन का मकसद क्या है, टीचर ऐसा क्यों कर रहा है। ज़बान के सीखने की सलाहियत पर तलबा की जांच करना चाहता है, या फिर निसाबी मकासद को समझाने में टीचर की मदद करना उसका मकसद है, या फिर तलबा की तमाम सलाहियतों को, यानी कि लैंग्वेज स्किल जितने भी हैं, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल, सबको वो चेक करना चाह रहा है, या फिर ज़बान की क्लास के बारे में तलबा का तर्ज़ अमल मुतय्यन करना चाहता है। तो अगर सेशन के आखिर में टीचर सुनने की समझ, फहम की जांच, लिखने बोलने और पढ़ने का टेस्ट ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि टीचर तलबा की तमाम सलाहियतों की, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, सब की वो चेक करना चाहता है, सबका वो इवेल्युएशन करना चाहता है। इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल है कि ई लर्निंग है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग किसे कहते हैं। क्या फासलाती तालीम यानी कि दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन ई लर्निंग है, या फिर हार्डवेयर से जुड़ी हुई होती है ई लर्निंग, या फिर ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, या फिर फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज। तो ई लर्निंग जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग यूजिंग टेक्नोलॉजी को कहते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, मान लीजिए सिलेबस का आधा हिस्सा आपने क्लासरूम में पढ़ाया रस्मी तरीके से, औपचारिक तरीके से, फॉर्मल वे से, और सिलेबस का बाकी का हिस्सा आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ाया, तो ये आपका ब्लेंडेड लर्निंग कहलाता है। यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग ई लर्निंग का ही एक फॉर्म है। तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल यह है कि अगर एक टीचर तमिल ज़बान में सबक पढ़ाने के लिए मुस्तनद मवाद चाहता है, तो उसे दर्ज झेल का इस्तेमाल करना होगा सिवाय। यानी कि तमिल ज़बान में सबक पढ़ाने के लिए ऑथेंटिक कोई भी टॉपिक एक टीचर चाहता है, तो इन चारों ऑप्शन में किसका इस्तेमाल उसे नहीं करना चाहिए। सिवाय लिखा यानी कि नेगेटिव पूछ रहा है, तो तमिल अखबार, बिल्कुल तमिल अखबार का इस्तेमाल करना चाहिए तमिल ज़बान के मुस्तनद मवाद के लिए। दूसरा है इंग्लिश ज़बान के अखबार। तीसरा है मुलाजमत की दरख्वास्त का फॉर्म तमिलनाडु की कंपनी में इस्तेमाल किया गया। चौथा है कोयम्बटूर में स्ट्रीट साइन की तस्वीर। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो तमिल ज़बान में सबक पढ़ाने के लिए मुस्तनद मवाद चाहिए, तो वो इंग्लिश ज़बान के अखबार का तमिल ज़बान में तर्जुमा करना ये उसके लिए मुस्तनद मवाद नहीं है। तो इंग्लिश ज़बान का यहाँ पे इस्तेमाल करना ये तमिल ज़बान में सबक पढ़ाने के लिए मुस्तनद मवाद नहीं है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल ये है कि गैर लफ्ज़ी जो तरसील है वो क्या होगी। अशाब्दिक संप्रेषण,
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चारों में कौन है? बोले जाने वाले अल्फाज, ये तो वर्बल है। हरकात सकनात, आदाद, गिनतियाँ, ये भी वर्बल है। छपे हुए अल्फाज, ये भी वर्बल है। तो आपको नॉन वर्बल यानी कि गैर लफ्जी तरसील पूछ रहा है, तो हरकात सकनात जो है, जो आप हरकत करके इशारा करके अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं हाथ के इशारे से, चेहरे के तअस्सुरात से, तो ये गैर लफ्जी तरसील होगा। अगला सवाल ये है कि दर्ज झेल में से कोऑपरेटिव लर्निंग की खूबियों से मुताल्लिक कौन सही नहीं है? यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग से रिलेटेड यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं, तो एक जो स्टेटमेंट है वो कोऑपरेटिव लर्निंग से रिलेटेड नहीं है। सिवाय पूछ रहा है ना, सिवाय यानी कि जो चारों में जो एक नहीं है वो। तो क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना बिल्कुल सही बात है, ये कोऑपरेटिव लर्निंग की खूबी है। एक बेआवाज़, बेहरकत, बहुत करीने वाला क्लासरूम, यानी कि एक ऐसा क्लासरूम हो जिसमें बिल्कुल आवाज़ ना हो, बहुत हर चीज़ सिस्टमेटिक हो, तो क्या ये कोऑपरेटिव ग्रुप लर्निंग की खूबी है? चलिए आगे ऑप्शन पे डिस्कशन कर लेते हैं। टीचर मरकूज़ हिदायत का मुतबादिल, एक होता है टीचर सेंटर्ड क्लास, दूसरा होता है उसका दूसरा विकल्प यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास या चाइल्ड सेंटर्ड क्लास। तो यहाँ पे मुतबादिल कह रहा है टीचर मरकूज़ हिदायत का मुतबादिल, यानी कि टीचर मरकूज़ क्लास नहीं बल्कि उसका विकल्प यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लास है। तो ये भी चाइल्ड सेंटर्ड क्लास भी कोऑपरेटिव लर्निंग की खूबियों से मुताल्लिक है। हम जमातों के साथ मिलकर काम करना, उन तलबा को तरगीब देना जो बहुत जल्द हिम्मत हार देते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी कोऑपरेटिव लर्निंग की खूबियों से मुताल्लिक है। लेकिन एक ऐसा क्लास जो कि बिल्कुल आवाज़ न करे, बहुत करीने वाला हो, तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग की खूबी नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कि क्लास में किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सनत तलमी। सनत तलमी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब शेर में किसी मशहूर तारीख़ी किस्से या मजहबी रिवायत की तरफ इशारा होता है तो वो सनत तलमी होती है। उसी तरह क्लासरूम में अगर मशहूर वाक़े की तरफ इशारा हो तो उसे भी तलमी कहेंगे। जैसे मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस शेर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इसलिए इसमें सनत तलमी है। इसी तरह क्लासरूम में भी मशहूर किस्से की तरफ या वाक़े की तरफ इशारा हो तो उसे भी तलमी कहेंगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ये एक टेस्ट है, रीडिंग टेस्ट। आप इसमें किस तरह नंबर देंगे? सवाल पूछा जा रहा है कि धर्मशाला कहाँ वाक़ है। 2 जवाब इसके दिए जा रहे हैं। पहला जवाब बच्चे ने लिखा हिमाचल प्रदेश में, दूसरे बच्चे ने जवाब लिखा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में वाक़ है। तो आप एज ए टीचर क्या दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर और पहले जवाब के लिए 0 नंबर देंगे, या फिर पहले जवाब के लिए 1 नंबर दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर देंगे, या फिर पहले जवाब के लिए 2 नंबर दूसरे जवाब के लिए भी 2 नंबर देंगे, या फिर दूसरे जवाब के लिए 1.5 नंबर और पहले जवाब के लिए 1 नंबर देंगे? अब देखिए सवाल क्या है, धर्मशाला कहाँ वाक़ है। अगर मैं इसका जवाब दूं हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही जवाब है। अगर कोई बच्चा इस तरह से कहे कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है तो ये जवाब भी सही है। तो एज ए टीचर आप दोनों को बराबर नंबर देंगे, यानी कि पहले जवाब में भी आप 2 नंबर और दूसरे जवाब के लिए भी आप 2 नंबर देंगे। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वसी मुतालिया का मतलब क्या है? एक्सटेंसिव जो रीडिंग होती है वो क्या गैर मारूफ लफ्ज़ों के मानों का अंदाज़ा करना होती है, या फिर मौजू को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना, ये वसी मुतालिया कहलाता है, या फिर मरकज़ी ख़याल या सेंट्रल आइडिया को समझना, या मतन के मवाद के बारे में पेशन गोई करना। वसी मुतालिया क्या होता है? तो वसी मुतालिया व्यापक अध्ययन वो होता है जब हम किसी टॉपिक को समझने के लिए और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए, इंटरटेन होने के लिए पढ़ते हैं,
तो इसको वसी मुतालिया एक्सटेंसिव रीडिंग कहा जाता है। अगला सवाल ये है कि सुनने की महारतों की जांच के लिए टीचर ने एक सरगर्मी बनाई, उसकी जांच किस बुनियाद पर हो सकती है। एक टीचर ने एक्टिविटी कराई सुनने की, तो इस एक्टिविटी का इवेल्युएशन और जांच आप किस बुनियाद पर करेंगे। तलबा के ज़रिए तस्वीर की सूरतगरी से, एक छोटी फिल्म देखकर उस पर तबसरा करने से, या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदूल साजी करने मुकम्मल करने से, या फिर बुलंद आवाज़ से मतन पढ़वा कर। अब देखिए, अगर आप बच्चे को एक फ़िल्म दिखा दें और फिर फिल्म देखने के बाद उसके कैरेक्टर के बारे में तबसरा करें कि ये कैरेक्टर क्या था, इस कैरेक्टर के बारे में तुमने क्या क्या चीज़ें देखी, कौन सा कैरेक्टर तुमको अच्छा लगा, तो अगर बच्चा फिल्म को ध्यान से देखा होगा और सभी बातों को सुना होगा तभी वो सही से बता पाएगा। तो सुनने की महारतों की जांच के लिए अगर सरगर्मी बनाई जाए तो उसकी जांच की जो बुनियाद होगी वो एक छोटी फिल्म देखकर उस पर तबसरा करना होगी। दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा मुनासिब है। चलिए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहाँ है। उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है, या फिर तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं, या फिर ऊपर के दोनों, या सिर्फ दो। तो यहाँ पे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, अगर टीचर पढ़ने में बच्चों की मदद करता है ये भी है, और तलबा आपस में बातचीत करके पूछताछ करते हैं ये भी है, यानी कि ऊपर के दोनों जो थर्ड वाला ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की मुहावरा है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका मतलब क्या है, तो अपनी तारीफ खुद करना, इसके लिए मुहावरा इस्तेमाल होता है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। चलिए, अगला सवाल यह है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल मेरा सब जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये जो शेर है वो किसका है, गालिब का है, सौदा का है, मीर तकी मीर का है, या फिर ज़ौक़ का है। तो ये जो शेर है वो मीर तकी मीर का है। चलिए, पढ़ने से कबल बहस व मुबाहसा के दौरान कोई पढ़ने का मवाद न इस्तेमाल करते हुए बहुत जुड़ा है। क्या जनरेटिव ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच से जुड़ा है, या फिर रिलीज मेथड से जुड़ा है, ग्रामर तर्जुमा मेथड से, यानी कि आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से, या फिर ऑडियो लिंगुअल मेथड से। तो पढ़ने से कबल बहस व मुबाहसा के दौरान पढ़ने का मवाद इस्तेमाल न करना, ये जुड़ा हुआ है ऑडियो लिंगुअल मेथड से। चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाएं और उसका हिस्सा बन जाएं क्या कहलाते हैं। देखिए, एक होता है साबका, एक होता है लाहिका। किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अगर कोई हर्फ जोड़ करके उसको उस लफ्ज़ का हिस्सा बना दिया जाए तो उसको हम लोग साबका कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ इल्म, ठीक है, और इससे पहले मैं जोड़ दूँ बे, तो ये साबका की मिसाल हो गई। ठीक है, तो किसी लफ्ज़ के शुरू में हरूफ को जोड़कर उस हर्फ का हिस्सा अगर बना दिया जाता है उस लफ्ज़ का तो वो साबका कहलाता। लाहिका जो होता है वो बाद में जोड़ा जाता है। जैसे मैं कहूँ हुनर, इसके बाद मैं मंद जोड़ दूँ तो ये आपका लाहिका की मिसाल हो गई। चलिए, स्कूल जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते क्या कहलाते हैं। यानी कि हर किस्म के बच्चे, चाहे वो फिज़िकली हैंडीकेप हो, नॉर्मल हो, एक्सेप्शनल हो, हर बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। आम और ख़ास का फ़र्क नहीं किया जाता। तो क्या उसको स्पेशलाइज्ड स्कूल कहते हैं, एक्सक्लूसिव स्कूल कहते हैं, स्टैंडर्ड स्कूल, या फिर इंक्लूसिव स्कूल। तो उसको आप लोग इंक्लूसिव यानी कि मुश्तमिल स्कूल कहेंगे, समावेशी कक्षा कहेंगे। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो 15 सवाल पेडागोजी के हमने डिस्कस कर लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैसेज को लास्ट में करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को एक पैसेज दिख रहा होगा जिससे मुताल्लिक 9 सवाल दिए गए हैं। इसी पैसेज की मदद से हमें सवालों के जवाब देने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पैसेज थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा,
तो हमें क्या करना है, पहले हमें सवालात पढ़ना है। जब हम पहले ही सवालात पढ़ लेंगे तो हमारे ज़हन में सवालात घुस जाएंगे और उसके बाद जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज पढ़ते ही हमें सवालों का जवाब मिलता जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है वो ये कि इस पैराग्राफ का उन्वान क्या होना चाहिए। पैसेज पढ़ेंगे उन्वान पता चलेगा। दूसरा सवाल है कि दोस्तों की खुशामद जब इंसान पर असरअंदाज होती है तब क्या होता है। तीसरा सवाल है कि खुशामद की वजह से इंसान के दिल में कौन सा मादा पैदा होता है। मादा लफ्ज़ आप याद रखिएगा। अगला जो सवाल है कि खुशामद कैसा मर्ज़ है। खुशामद कैसी बीमारी है, क्या वबाई है या फिर फैलने वाला मर्ज़ है, मूजी मर्ज़ है या फिर मुहलिक मर्ज़ है। अगला जो सवाल है वो क्या है, अगला सवाल है कि इंसान इस मुहलिक मर्ज़ में कब गिरफ़्तार होता है। इंसान मुहलिक मर्ज़ में कब गिरफ़्तार होता है, जब वो खुशामद को बुरा समझता है तब, या जब उसे खुशामद अच्छी लगती है तब, या जब वो खुशामदियों को सराहता है तब, या जब वो खुशामद सब कुछ समझता है तब। या फिर अगला सवाल देखते हैं कि इंसान जहरीली बातों की ख्वाहिश कब करता है। जहरीली बातों को आप इस वर्ड को याद रखिएगा, जहरीली बातों की ख्वाहिश इंसान कब करता है। अगला सवाल है कि खुशगुलू गाने वाले का राग और खुश आइंद गाने की आवाज़ इंसान पर कैसे असरअंदाज होती है। और अगला दो सवाल ये है कि वस्फ की जमा और इंसान खुशामदियों से क्या करने लगता है, ये बताना है। तो इंसान खुशामदियों से क्या रहम व करम करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मेहनत और मेहरबानी करता है या फिर दुश्मनी और हसद करता है। इसका जवाब हमें देना है। कैसे जवाब हम देंगे, पैसेज की मदद से देंगे। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं और बारी बारी से सवालों के जवाब को हासिल करते हैं। पैसेज में कहा यह जा रहा है कि दिल के जिस कदर बीमारियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुहलिक खुशामद का अच्छा लगना है। अब आपके ज़हन को मैं लेके जाना चाह रहा हूँ सवालों की तरफ। सवाल में एक सवाल आपसे पूछा ये गया था कि खुशामद कैसा मर्ज़ है। मर्ज़ यानी बीमारी, तो खुशामद कैसा मर्ज़ है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुहलिक है। जी हाँ दोस्तों, तो हमको आंसर मिल गया कि खुशामद एक मुहलिक मर्ज़ है। चौथा वाला आंसर सही है। आगे पढ़ते हैं। आगे ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त इंसान के बदन में ऐसा मादा पैदा हो जाता है जो वबाई हवा के असर को जल्द कबूल कर लेता है, उसी वक्त इंसान मर्ज़ मुहलिक में गिरफ़्तार हो जाता है। इसी तरह जब खुशामद अच्छा लगने की बीमारी इंसान के दिल को लग जाती है तो उसके दिल में एक ऐसा मादा पैदा हो जाता है जो जहरीली बातों के जहर को चूस लेने की ख्वाहिश रखता है। मैंने आपसे कहा था मादा पैदा होना, इस लफ्ज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा कि खुशामद की वजह से इंसान के दिल में कौन सा मादा पैदा होता है। तो अभी आपने देखा कि ऐसा मादा पैदा हो जाता है जो जहरीली बातों के जहर को चूस लेने की ख्वाहिश रखता है। तो खुशामद की वजह से इंसान के दिल में जहरीली बातों के जहर को चूस लेने वाला मादा पैदा होता है। आगे पढ़ेंगे और पैसेज और हमें सवालों के जवाबात मिलते जाएंगे। पैसेज में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह खुशगुलू गाने वाले का राग और खुश आइंद बाजे की आवाज़ इंसान के दिल को पिघला देती है और हर कांटे के चुभने की जगह उसमें हो जाती है। अब आप अगर ज़हन को घुमाएं तो आपको खुशगुलू गाने वाले और खुश आइंद बाजे की आवाज़ से मुतल्लिक सवाल मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे सवाल मिलेगा कि खुशगुलू गाने वाले का राग और खुश आइंद गाने की आवाज़ इंसान पर कैसे असरअंदाज करती है। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि इस तरह असरअंदाज होती है, इस तरह से असरअंदाज होती है गाने की आवाज़ और बाजे की आवाज़ की इंसान के दिल को पिघला देती है और हर कांटे के चुभने की जगह उसमें हो जाती है। तो अगर आप लोग ऑप्शन पे गौर करें तो खुशगुलू गाने वाले का राग और खुश आइंद गाने की आवाज़ इंसान के दिल को पिघला देती है, यानी कि नर्म कर देती है। और नर्म करती है तो क्या होती है, उसमें हर कांटे के चुभने की जगह हो जाती है। यानी कि इसको हम लफ्ज़ बदल के यूँ कह सकते हैं कि इंसान के दिल को इतना नर्म करती है कि उसमें हर अच्छी बुरी चीज़ की जगह हो जाती है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे एक सवाल है जिसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसका आंसर आपको बता दूं। वस्फ, वस्फ की जमा हमसे पूछ रहा है तो वस्फ की जमा औसाफ होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं।
आगे ये कहा जा रहा है कि अव्वल अव्वल ये होता है कि हम अपनी खुशामद करते हैं और अपनी हर चीज़ को अच्छा समझते हैं और आप ही आप खुशामद करके अपने दिल को खुश करते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता औरों की खुशामद हम पर असर करने लगती है। इसका नतीजा ये होता है कि अव्वल तो खुद हमको अपनी मोहब्बत पैदा हो जाती है और फिर यही मोहब्बत हमसे बागी हो जाती है और हमारे बैरूनी दुश्मनों से जा मिलती है और जो मेहनत व मेहरबानी हम खुद अपने साथ करते हैं वो हम खुशामदियों के साथ करने लगते हैं। अब एक सवाल आपसे ये पूछा गया है कि इंसान खुशामदियों से क्या करने लगता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेहनत व मेहरबानी वो करने लगता है। तो यहाँ से हमको जवाब मिल गया कि इंसान खुशामदियों से करने लगता है मेहनत व मेहरबानी। तो यहाँ पैसेज समाप्त हुआ लेकिन कुछ सवालात बचे हुए हैं, तो पैसेज तो हमने पढ़ लिया है, सवालात देखेंगे तो हमको जवाबात मिलते जाएंगे। अब देखिए पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया। पैसेज का उन्वान क्या होना चाहिए था, तो पैराग्राफ का उन्वान खुशामद होना चाहिए था। आगे है कि दूसरों की खुशामद जब इंसान पर असरअंदाज होती है तो क्या होता है, अपने आप से मोहब्बत हो जाती है। अगर दूसरों की खुशामद इंसान पर असरअंदाज होती है तो इंसान को खुद से मोहब्बत हो जाती है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी आंसर मैंने आपको बता दिया। चलिए अब अगला पैसेज आपके सामने है यहाँ पे, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की एक स्टोरी काबुली वाला, जो कि अंग्रेज़ी में है, उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। इसका भी पहले हम सवालात देख लेते हैं फिर पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है। सवालात मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से आपको सवालात देखने को मिलेंगे। तारुफ के क्या मानी है हमको बताना है, दोस्ती का मुतजाद बताना है, ठीक है। और साथ ही साथ हमको बताना है कि काबली वाले के कंधे पर क्या था, काबली वाले के कंधे पर क्या था, थैला था, किसका थैला था, पैसेज पढ़ेंगे पता चलेगा। मुन्नी काबली वाले को देखकर क्यों घबरा गई, काबली वाले को देख के मुन्नी घबरा गई थी, क्यों घबराई थी, पैसेज पढ़ेंगे पता चलेगा। मुन्नी की माँ उसको किस बात पर डांट रही थी, मुन्नी की माँ ने मुन्नी को डांटा, क्यों डांटा था। और अगला सवाल है कि काबली वाला मुन्नी को अपनी झोली से निकाल कर क्या देता था। तो ये सभी सवालात थे। अब पैसेज पढ़ेंगे और हमको आंसर मिलते जाएंगे। पैसेज में ये कहा जा रहा है कि काबली वाले के कंधे पर मेवे का थैला था। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि काबली वाले के कंधे पर क्या था, तो मेवे का थैला था, एक आंसर मिला। उसके बाद कहा जा रहा है कि काबली वाले के कंधे पर मेले का थैला था और हाथ में अंगूरों की पटारी थी, मोटे कपड़े का ढीला ढाला कुर्ता पहने, साफा बांधे, लंबे डेल डोल का एक काबली वाला सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुन्नी की आवाज़ सुनकर हसमुख काबली वाले ने घूम कर देखा, मुन्नी घबरा गई और उस काबली वाले को फाटक में आता देखकर अंदर भाग गई। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मुन्नी क्यों घबरा गई थी, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं क्वेश्चन कहाँ पे है, मुन्नी काबली वाले को देखकर क्यों घबरा गई थी। तो अब इसका आंसर आपको मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा। क्यों भागी, अंदर भागी, क्यों भागी, इसलिए कि मुन्नी की माँ कहती थी कि काबली वाले बच्चे को थैले में डालकर ले जाते हैं। तो मुन्नी इसीलिए घबरा गई थी काबली वाले को देखकर, क्योंकि उसको लगता था कि काबली वाला उसे थैले में डालकर ले जाएगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब मुन्नी की माँ ने उसको डांटा था, क्यों डांटा था आगे पैसेज पढ़ेंगे हमको पता चलेगा, ठीक है। वो भाग जाती है मुन्नी वाले को देख के घबरा के। उसके बाद आथर खुद कह रहा है कि मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर से बुलाया। काबली वाला अपनी झोले से किशमिश निकालकर मुन्नी को देने लगा। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि मुन्नी को काबली वाला क्या देता था, काबली वाला मुन्नी को अपनी झोले से निकाल कर क्या देता था, तो किशमिश देता था, ठीक है। काबली वाला अपनी झोली से किशमिश निकालकर मुन्नी को देने लगा। मुन्नी किसी तरह लेने पर राजी न हुई, उसका शुबा और भी बढ़ गया, वो डरकर मुझसे लिपट गई। काबली वाले से मेरा तारुफ इस तरह से हुआ। मैंने एक रोज़ किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना था, दरवाजे पर देखा कि मुन्नी उस काबली वाले से बड़े मज़े से बातें कर रही है और बादाम और किशमिश लिए हुए थी, ठीक है।
आगे है कि मैंने काबली से कहा ये सब क्यों दिया, अब मत देना, ये कहकर मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर काबली वाले को दे दी। यानी कि आथर की बेटी को काबली वाले ने क्या दिया था, किशमिश दिया था, और उसके बदले में आथर ने उसको क्या दिया, अठन्नी दे दी। आगे पैसेज को पढ़ेंगे। और क्यों डांटा था मुन्नी को उसकी माँ ने, इसका आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, उसने बिला झिझक अठन्नी लेकर जेब में डाल ली। जब मैं काम से घर लौटा तो मैंने देखा कि उस अठन्नी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ है। मुन्नी की माँ उससे डांट कर पूछ रही थी कि तूने उससे अठन्नी क्यों ली। यानी कि मुन्नी की माँ मुन्नी को क्यों डांट रही थी, क्योंकि मुन्नी ने अठन्नी ले ली थी काबली वाले से। तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा कि मुन्नी की माँ उसको इसलिए डांट रही थी क्योंकि काबली वाले की तरफ से अठन्नी ले ली थी। तो काबली वाले की तरफ से अठन्नी लेने पे ही मुन्नी की माँ उसको डांट रही थी। तीसरा वाला आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 2 सवाल बचे हुए हैं जिसका पैसेज से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम पैसेज पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तारुफ के क्या मानी है, तो पहली बार जब जान पहचान होती है तो उसको तारुफ कहते हैं, इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में कहा जाता है। तो पहली बार जान पहचान होना तारुफ के मानी है। अगला सवाल, दोस्ती का मुतजाद क्या होगा, दोस्ती का मुतजाद जो होगा वो दुश्मनी होगा।